दोस्तों पिछले ही क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मिनिमम वेजेस का और आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि कैसे मिनिमम वेजेस आया गया। दोस्तों आज की क्लास में हमें डेफिनेशन पढ़ना है और मैंने सारी चीजें आपके लिए लिख दी। ये सब मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो कोई जुड़ी बात नहीं है, बाकी अगर लिखोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। हमेशा हम हर चीज नोट्स हाथ से लिखते हुए आ रहे हैं तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। डेफिनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए। इसमें दो डेफिनेशन ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो डेफिनेशन को आपको बाय हार्ट याद करना है बहुत अच्छे से। सिर्फ दो डेफिनेशन ऐसी है जो बार बार पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, और बाकी डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको समझाया था, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं उसको हाथ से लिख कर कराऊंगा, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, समझ में सब आने वाला है क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ता चले जाऊंगा, आपको समझ में आता चले जाएगा। देख, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये वाला लिखना है एडोलेसेंट। फर्स्ट एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट लिखने का क्या है मतलब बताया था मैंने। बताओ कौन होता है एडोलेसेंट? वो पर्सन जो अपनी 14 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है पर 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करता। अब पहली डेफिनेशन में बताऊं क्या, एडोलेसेंट कौन होता है? वो पर्सन होता है जो अपनी द पर्सन हु कंप्लीट हिज 14 ईयर एज, जिसने अपनी 14 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया है बट नॉट कंप्लीट 18 ईयर, पर 18 साल का अभी नहीं हुआ। दोस्तों दोबारा समझना, डिफरेंस क्या है तीनों में। डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस। देखो सर, पर्सन, ये इस एडोलेसेंट के नीचे लिख लेना, पर्सन जिसने जो अभी लेस देन 14 ईयर एज है, लेस देन 14 ईयर है, 14 ईयर और मोर बट लेस देन 18 ईयर, और 18 ईयर एंड अबव, 18 ईयर एंड अबव, 18 ईयर एंड अबव। दोस्तों ये हमारे पास है पर्सन। मैंने कहा वो पर्सन जो 14 साल की उम्र से कम है, वो तो फुल्ली प्रोहिबिटेड, इसको हम चाइल्ड कहेंगे, ये तो बच्चा है। अभी चाइल्ड की डेफिनेशन और है इस एक्ट के अंदर, वो अलग है, पर चाइल्ड कहते हैं इसको जो 14 साल की उम्र में क्रॉस नहीं करा। जिसने 14 साल का हो गया और 14 साल का है, 14 साल का है या उससे ज्यादा बट 18 से कम है, उसको बोलेंगे एडोलेसेंट। एक मिनट स्पेलिंग बात होगी। एडोलेसेंट, और जो 18 या 18 से ज्यादा उसको बोलेंगे अडल्ट। क्या बात समझ में आई? क्या अब याद रहेगा हमेशा? 14 साल से कम उम्र में चाइल्ड, 14 साल या उससे ज्यादा एडोलेसेंट, या 18 से ज्यादा एडल्ट। यही आपके पास समझाना था, सिंपल था, सिंपली मैंने आपको समझा दिया। तो बस चार अडल्ट होगा जो 18 साल या उससे ज्यादा होगा, 14 या 18 से कम, 14 या 18 के बीच में जो 14 साल का होगा तब भी एडोलेसेंट बोलेंगे। 14 साल से 15 का होगा, 16 का, 17 का, 18 का नहीं होना चाहिए, 18 होते ही एडल्ट बन जाएगा, और 14 से कम 13 तक तो चाइल्ड रहेगा। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आ गया? ये डायग्राम उतार लेना उसके नीचे। लो भाई वापसी आ गए। और देखो एडोलेसेंट का मतलब क्या बताया था। डिफाइन द टर्म एडोलेसेंट, अ पर्सन हु हैज कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर, जिसने 14 साल की उम्र कंप्लीट कर लिया, 14 साल का हो गया 14 ईयर, और अभी तक 18 साल की उम्र से छोटा है, मतलब 14, 15, 16, 17 वाला। अडल्ट कौन होगा? सेक्शन 2AA, सेक्शन 2A और 2AA डिफाइन द टर्म अडल्ट, अ पर्सन हु कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, जिसने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या मैं बताओ, ये क्या आपको लगता है ये पूछेगा आपसे पेपर के अंदर? इतना सिंपल अगर पूछ लेना तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो मजे ही आ जाएगा, 100 में 100 आएंगे, ठीक है। और अगर हम चाइल्ड की बात करें तो सेक्शन 2 डबल बी डिफाइन दैट चाइल्ड एज इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट
ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है बाद में समझाऊंगा। चाइल्ड का मतलब वही हुआ जो 14 साल की उम्र से छोटा है। फिर कह रहा है एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड वो होगा जो इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बनाई है ना, उसके छोड़कर बाकी जो भी बच्चा होगा 14 साल से कम वर्ग का वो चाइल्ड होगा। ये कहीं लिखा, पर नॉर्मल मैंने जो बताया ना आपको, नॉर्मल दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वाला समझ। अडल्ट कौन होगा? 18 साल वाला। एडोलेसेंट कौन होगा? सर 14 साल या उससे ज्यादा, 18 से कम होना चाहिए, और 14 साल से कम होगा तो चाइल्ड मान लेना, ठीक है। थर्ड हम करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, 4 हम करेंगे चाइल्ड। चाइल्ड हमने कर लिया। नॉर्मल है, चाइल्ड की डेफिनेशन याद बात कुछ नहीं करनी, ये कोई भी डेफिनेशन याद करिए, जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा ना ये याद कर लो तो कर लो, फिर वो आएगा पेपर के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो कृपया करके ध्यान समझते रहे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं भाई, कितनी बार सारी बार पढ़ चुके हैं हर एक्ट में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दो ही होती है। तो कहता है डिफाइन द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अभी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? आ रहा है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ रही है दोस्तों, और यही इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, किसी का एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का मेजर पार्ट जो है वो माइंस ऑयल फील्ड में है, एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल एक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट। देखो कह रहा है कि वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अभी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है तभी समझ में आएगा, पर सुनो, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, समझ में आया। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें लिस्ट बता रही है, जिसे पिछली क्लास में बताया था लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, वो है शेड्यूल। अब उस लिस्ट में कुछ बातें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करती है, कुछ बातें स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग होता है। दिल्ली की अलग एम्प्लॉयमेंट होगी, मुंबई की अलग होगी, सब स्टेट का अलग 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 एम्प्लॉयमेंट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती है। तो कहता है कब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ध्यान से पढ़ना, इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा ना दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आप भी पढ़िए बस, और कुछ नहीं। इन रिलेशन टू, हाँ लिख लेना, लिख लेना, क्यों अगर जब रिवीजन करोगे तो एक बार पन्ना घुमा लेना कि शेड्यूल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता कौन। हमेशा याद रखना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी। कब सेंट्रल होगी और कब स्टेट होगी वो सुनते हैं। क्या रहा, इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो लिस्ट में लिखी गई है, कैरीड ऑन और बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो लिस्ट के अंदर शेड्यूल करी गई है, शेड्यूल लिस्ट के अंदर लिखी गई है, अगर उसको कैरी चला रही है अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, कोई भी ऐसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो कोई अथॉरिटी चला रही है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अंदर में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कोई ऐसी अथॉरिटी चला रही है जो वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो उस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट होगी। और या कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट होगी। और इन रिलेशन टू माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पार्ट ऑफ एनी कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट, किसी भी माइंस से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है, ऑयल फील्ड से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, कच्चा तेल निकालने से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, और किसी कॉर्पोरेशन का जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट मतलब 51% मेजर होता है, 50-50 में तो हाफ ऑफ हो गया, जैसे एक का 49 और एक का 51% पार्ट किसी का मेजर पार्ट जो होता है 51। अभी मेजर की डेफिनेशन नहीं बताई, क्या पता मेजर 75 भी हो सकता है, मेजर की डेफिनेशन नहीं बताई यहाँ पर, तो मेजर पार्ट आपको लिखना है, बस मेजर पोर्ट लिख दिया, पार्ट लिखना है इसको। और एनी कॉर्पोरेशन, किसी भी कॉर्पोरेशन का मेजर पार्ट स्टैब्लिश करा गया है सेंट्रल एक्ट, मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है जिसमें कुछ पार्ट 50 से ज्यादा % पार्ट किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वो होती है पीएसयू। तो बताओ किस किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव होगी, अगर कोई अथॉरिटी किसी ऐसी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी गई है उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मतलब लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो सेट के अंदर एप्लीकेबल है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो लिस्ट दे रही है उसमें कोई ऐसी अथॉरिटी जो चला रही है वो एम्प्लॉयमेंट, और वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, या माइंस, ऑयल फील्ड, या मेजर पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन
स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मेजर पार्ट सेंट्रल एक्ट द्वारा बना गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इनको छोड़कर मतलब किनको छोड़कर, वो अथॉरिटी जो कैरिट कर रही है पर सेंट्रल के अंडर में नहीं आती, उनको छोड़कर, वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, माइंस ऑयल फील्ड को छोड़कर, या मेजर पार्ट जिसका कॉर्पोरेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मेजर पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, उनको छोड़कर इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल, कोई अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो ऊपर वाले से नहीं है, अंडर में नहीं आ रही, वो स्टेट गवर्नमेंट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। दोस्तों डिफरेंस समझ में आया क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी और स्टेट गवर्नमेंट कब होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी? जब कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कोई अथॉरिटी, वो अथॉरिटी सेंट्रल के अंडर में आ रही है, रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, या कॉर्पोरेशन का मेजर पार्ट सेंट्रल एक्ट द्वारा बना गया है, उसके केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल होगी। और उसके अलावा कोई एनी अदर शेड्यूल है जो उसमें ऊपर वाले में नहीं आ रही, पहली कंडीशन में नहीं आ रही, वो दूसरी कंडीशन में है, तो उसके अलावा कोई अदर शेड्यूल में उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड की डेफिनेशन एक बार देखेंगे। डिफाइन द टर्म चाइल्ड एज इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये बोला कि भाई चाइल्ड की डेफिनेशन कहता है कि भाई इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा इसको आप छोड़ो चाइल्ड को, आपको सीधा लिखो कि वो पर्सन जो 14 साल की कम उम्र का है वो चाइल्ड है। वो पर्सन जो 14 साल की कम उम्र का है वो चाइल्ड है, इसको इग्नोर करो, ठीक है? इसको आप मत लिखना, ठीक है? इसको मत लिखना आप, ठीक है? समझ में नहीं आएगा दोस्तों। फिर बता देता हूँ एक बार, अगर समझ में आ जाए। देखो, इन डिफाइन द टर्म चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब है, चाइल्ड का मतलब इधर डिफाइन नहीं करा, इन रिलेशन। चाइल्ड हम उन रिलेशन में कहेंगे जो अदर एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होगी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होगी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल गवर्नमेंट के अंडर में जो आई ये वाली एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन बताएगी। और क्या बताई? कुछ नहीं पता, बस यही लिखा है एक्ट के अंदर। मैं बता रहा हूँ ना क्या बताया गया, 14 साल की कम उम्र का बच्चा वो चाइल्ड होगा, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों ये, पेपर में आएगी ये डेफिनेशन, इसको लिखना है आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिखेंगे सर, इसको साथ साथ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कृपया करके इसको जरूर लिखें। ये तो फिफ्थ और एक सिक्स्थ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ये दो डेफिनेशन ऐसी है जो बार बार पेपर के अंदर आ रही है। मैंने कहा ना दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो, और वो कौन सी है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ये दो डेफिनेशन पढ़नी, याद करनी है, और जैसे मैंने लिखवाया वैसे याद करना है दोस्तों। ये दो डेफिनेशन आपको याद करके जानी, किसी भी हालत में आपको ये याद करना है, ठीक है? ध्यान समझना, इसको लिखना भी है आपको। अगर ऊपर वाले को लिखोगे नहीं तब भी चलेगा, बट इन दोनों को तो जरूर लिखना है, जरूर अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर के अंदर आएगी, मैं भी स्कैनर खोल के दिखाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर के अंदर आई थी। सेक्शन 2D डिफाइन करता है, सेक्शन भी याद करना। जिस मैंने शुरू से बताते हुए चल रहा हूँ, किसी के सेक्शन याद नहीं कर रहे, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसके सेक्शन भी याद करो, तभी अच्छे नंबर आएंगे। अगर सेक्शन नहीं याद करा तो नंबर कट जाएंगे क्या? नहीं कटते। पर अगर किसी आपने मान लो आप दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने सेक्शन लिखा, एक बच्चे सेक्शन नहीं लिखा, तो बताओ आपके नंबर कटेंगे नहीं? वो ठीक है, उसके नंबर कटेंगे नहीं तो उसके नंबर नहीं, पर कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा। बताओ, एक बच्चा सेक्शन लिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? आपसे ज्यादा मिलेंगे, आपके नंबर कटे ना कटे, आपसे ज्यादा ही नंबर होंगे उसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, उसके साथ सेक्शन भी याद कर लीजिए, ठीक है? सिर्फ इंपॉर्टेंट ही की तो याद करना है, सारे थोड़ा ना, इतना तो कर ही सकते हो। तो जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का सेक्शन है सेक्शन 2D डिफाइन, और सेक्शन 2D के बाद 2G आ गया। मैंने जी ऊपर लिया, बाद में पहले नीचे है वो, बाकी डी ऊपर लिया, ठीक। सेक्शन 2D डिफाइन द एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, cost of living index number in relation to employee in any scheduled employment, आ रहा है नीचे, आ रहा है scheduled employment आ रहा है, in respect of which minimum rate of wages have been fixed as index number। आपने स्टैट्स में इंडेक्स नंबर पढ़े थे सर? स्टैट्स में इंडेक्स नंबर क्या मतलब होता है उनका पता है? आपने कभी फाउंडेशन पढ़ा हो, अगर आप डायरेक्ट इंटर में आए हो तो कभी ना कभी किसी बच्चे ने इंडेक्स नंबर तो पढ़ा है। वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है, वो स्टैट्स में पढ़ा। आपको पता है इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? बताओ सर, क्या आपने पढ़ा है इंडेक्स नंबर कभी? हाँ सर, सबने पढ़ा, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने नहीं पढ़ा। अगर कोई कहता है कि मैथ में नहीं पढ़ा तो उसने अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, स्टैट्स जिससे स्टैट्स में आपने पढ़ा है। हाँ, फाउंडेशन में नहीं था, बट 11वीं में इकोनॉमिक्स में था वो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो अब क्या है इंडेक्स नंबर? देखो आपने पढ़ा तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसमें आएंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और डेफिनेशन ये लिखनी है आपको, ठीक है? सामने देखना सर, मान लो एक पर्सन है, मैं इंडेक्स नंबर का मतलब समझा रहा हूँ। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन की मान लेते हैं वेजिस, इस पर्सन की वेजिस
₹5000 पूरे महीने की, पर मंथ 5000 की। अब ये मार्केट में गया, और एक गुड्स को खरीदता है, मतलब कॉमोडिटी को खरीदता है, इसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कॉमोडिटी को खरीदता है जो कंज्यूम करने के लिए होती है। कॉमोडिटी क्या होती है? कंज्यूम करने के लिए होती है। अब पर्सन मार्केट में गया और कॉमोडिटी को खरीदता है, और कॉमोडिटी का जो प्राइस था वो मान लेते हैं सर, कॉमोडिटी का प्राइस ₹2000 था, ₹2000 था। चलो मान लो इसने खरीद ली कॉमोडिटी, क्या कर ली? इसने परचेज कर ली है, परचेज कर ली। अब कुछ टाइम बाद ये कॉमोडिटी का प्राइस 2000 ही रहेगा या बढ़ जाएगा? कुछ टाइम बाद ये कॉमोडिटी का प्राइस 2000 रहेगा या बढ़ जाएगा? सर बढ़ जाएगा। अब ये 3000 हो गया, और इसका वेजेस उतने का उतना ही रहा कुछ टाइम बाद। क्या आप खरीद लेगा? हाँ, अभी भी खरीद सकता है। खरीदने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि अभी खर्चे कर सकता है, इसमें कर सकता है, ठीक है। अब ये कुछ कॉमोडिटी का प्राइस कुछ साल बाद फिर बढ़ जाएगा और ये हो गया ₹5000। क्या अब ये खरीद लेगा? मैं कहा एक हद तक खरीद लेगा, कुछ ना खाए ना पूरे महीने के, तब भी खरीद लेगा। पर अगर ये प्राइस 6000 हो जाए तो क्या आप खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। अब सोचो कि जैसे जैसे साल बीतता चले जा रहा है दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतते जा रहा है, वैसे कॉमोडिटी का प्राइस भी बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। मैंने कहा अगर 2000 की कॉमोडिटी खरीदनी है तो 5000 कम से कम वेजेस होना चाहिए, तभी खरीदेगा, क्योंकि 3000 तो जेब में डालेगा, कुछ खाना पीना भी खरीदेगा। अगर 2000 का खर्च करना चाहता है, 3000 तो कम से कम बचाएगा कुछ खाने पीने के लिए, नेसेसरी चीज के लिए। तो 2000 की कॉमोडिटी खरीदने के लिए 5000 कम से कम होना चाहिए वेजेस। अगर कॉमोडिटी 3000 की खरीदनी है, अभी वेजेस 5000 होना चाहिए। अगर कॉमोडिटी 5000 की हो जाए तो अभी वेजेस 5000 होना चाहिए, और कॉमोडिटी 6000 की, अभी वेजेस 5 का होना चाहिए। नहीं दोस्तों, समझे आप? जैसे जैसे कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता चले जाता है, वैसे वैसे वेजेस भी बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे इनकम भी बढ़नी चाहिए। इनकम तो कांस्टेंट रहे और कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता चले जा रहा है, तो हमने कहा कितना जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रही है, उससे कर वेजेस भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आप बताओ सर, कॉमोडिटी का प्राइस हम दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब जब छोटा था सर, करीब 2-3 साल का, जब 2-3 साल का था, तो 2-3 साल का था सर, जब तो ₹2 का 1 लीटर दूध आया करता था उस टाइम पे, जब मैं 2-3 साल का था। तो 24 साल पुराना, 2-3 24-30 साल 23 साल पुराना, तो 25 साल का तो मैं हूँ। तो मेरा सन 1996 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो 2 साल पर 24 साल पुराने की बात करूं, तो वहां पर ₹2 का 1 लीटर दूध आता था। आज ₹2 की जगह पर वो ₹24 का, 24 नहीं, ₹46 का, आई थिंक ₹46 का 1 लीटर दूध आता है। सोचो ना, देखो महंगाई कैसे बढ़ गई। क्या जो उस टाइम पे वेजेस होता था आज भी उतना ही वेजेस कमा रहा है? मैं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मैं तो छोड़ो, उस टाइम पे जो वेजेस पर्सन कमाते थे आज भी उतने कमा रहे नहीं है, आपको ही पता। दोस्तों ऐसे ही कंसेप्ट लाया गया कि इंडेक्स नंबर इसलिए करते हैं कि कितने नंबरों में, कितने परसेंट में ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कितने परसेंट में महंगाई बढ़ रही है, उतने परसेंट से ये वेजेस भी बढ़ना चाहिए, उतने परसेंट से ये वेजेस बढ़ना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद ली मिनिमम वेजेस के अंदर। मिनिमम वेजेस में कहा कि देखो जैसे जैसे कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है ना दोस्तों, वैसे वैसे वेजेस भी, मिनिमम वेजेस भी बढ़ा देनी चाहिए। और कितनी बढ़ानी चाहिए? जिस इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है, जिस नंबर में ये बढ़ रहा है, परसेंटेज में बढ़ रहा है, उस परसेंटेज के अंदर भी इसको बढ़ा देना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर, जब हम स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर निकालते थे ना, वो परसेंटेज निकालते थे, इंडेक्स नंबर निकालते थे, लिखा था परचेजिंग पावर। अब देखो जैसे जैसे कॉमोडिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी, होगी नहीं होगी? क्या अब ये 5000 का, चलो अभी भी खरीद लिया, क्या 5 खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे। जो 1000 लोग जो जिनकी सैलरी 5000 रुपए थी, जो पहले खरीद लेते थे, अब वो नहीं खरीद पाएंगे। परचेजिंग पावर कम होती चली जा रही है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही, वेजेस तो बढ़ नहीं रही, पर प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जा रहा है। इसलिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर निकाला, किस रेट पर प्राइस बढ़ रहा है वो इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे, उसी रेट से मिनिमम वेज भी बढ़ा देना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसलिए कंसेप्ट लाया गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में जो नंबर होगा उस नंबर के हिसाब से मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करा जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लो भाई ध्यान देना, सेक्शन 2D डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब समझ में आया इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर क्या होता है? महंगाई बढ़ रही है उतने हिसाब से वेजेस भी बढ़ने चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए। जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उस रेट से इंक्रीज करो वेजेस भी, इन रिलेशन टू। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है? इन रिलेशन टू एम्प्लॉय इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, हम इस एक्ट के अंदर सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है। अब नीचे आया सबने अभी
इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट हैज बीन फिक्स्ड एज इंडेक्स नंबर। मिनिमम वेजेस फिक्स करा जाएगा किस हिसाब से? इंडेक्स नंबर के हिसाब से। जिस नंबर के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, उसी नंबर के हिसाब से ही क्या करेंगे? मिनिमम वेजेस को बढ़ा देंगे। इंडेक्स नंबर असर्टेन एंड डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय द नोटिफिकेशन। और ये इंडेक्स नंबर कौन निकालेगा? ये गवर्नमेंट निकालेगी। गवर्नमेंट निकालेगी जो इसके लिए अथॉरिटी होगी। जो स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, जो ऑनर स्टैटिस्टिक्स ऑनर करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, स्टैट्स में महारत हासिल कर रखी है, वो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, असर्टेन करते हैं, निकालते हैं इंडेक्स नंबर। हम नहीं निकाल सकते सर। वो 11वीं 12वीं की कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते, सब कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर। वो तो सर क्वेश्चन है, निकालना वैसे ही होता है, पर वो जो डाटा है वो कहां से आएगा? वो डाटा निकालने के लिए इनका जरूरत होती है। असर्टेन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयर सच एम्प्लॉयमेंट। जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होगी, जो सेट के लिए एप्लीकेबल, उसमें मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स करा जाएगा? इंडेक्स नंबर के हिसाब से फिक्स करा जाएगा। वो इंडेक्स नंबर कौन निकालेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निकालेगी, गवर्नमेंट की, और कैसे बताएगी? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट टू बी द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल। ये आज के इस साल ये एप्लीकेबल है, इस साल ये एप्लीकेबल, ये इस साल। जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे ना दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स, वहां पर आप पढ़ोगे कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, वहां पर इंडेक्स नंबर का यूज होता है। आज 2001 में तो पहले जो सामान 1000 रुपए में आता था, आज जो 1100, 1200, 1300, 1000, 2000, 3000, 5000 की बात है, तो वो कॉस्ट ऑफ हर साल का अलग होता है, गवर्नमेंट हर साल अलग बताती है। तो उसी के हिसाब से मिनिमम वेजेस फिक्स करी जाएगी। इंडेक्स नंबर के हिसाब से भी मिनिमम वेजेस, महंगाई के हिसाब से भी वेजेस को बढ़ाया जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, वेजेस नहीं बढ़ रही, तो फायदा क्या है? आ रहा बात समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के काफी चांसेस है। इसको जरूर लिखे सर, इसको तो लिखना ही लिखना है किसी भी हालत में, इसको तो लिखना ही लिखना है मेरे भाई। क्लियर है या नहीं है? कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर लिखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की। इसकी बात कर रहा हूँ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार, और आगे भी पूछेगा, हर जगह शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट लिखेगा। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ध्यान से। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, पहले तो मैं बताता हूँ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब ये है, एक्ट के लास्ट के अंदर एक लिस्ट दे रखी है, उसको बोला शेड्यूल, और उस लिस्ट में एम्प्लॉयमेंट के नाम दे रखे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट, जो काम का नाम दे रखा है कि ये काम अगर होगा ना किसी भी ब्रांच, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में, तो उसको हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, और उस एम्प्लॉयमेंट के जो वो सारी एम्प्लॉयमेंट में ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के लास्ट में एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में कितनी एंट्री है टोटल? उस इसके अंदर 19 एंट्री है। कितनी एंट्री है? 19। शेड्यूल के दो पार्ट है, पहले पढ़ लो। द शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ शेड्यूल, एक सेकंड पार्ट ऑफ शेड्यूल। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल हैज 18 एंट्रीज। 18 एंट्रीज का मतलब क्या है? 18 एम्प्लॉयमेंट है। 18 एंट्रीज का मतलब क्या है? 18 एम्प्लॉयमेंट के नाम है। वो हमें नहीं पढ़ने, वो हमें दोस्तों नहीं पढ़ने। बस ये याद रखना आप, दो पार्ट ऑफ शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और क्या? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 एम्प्लॉयमेंट है और पार्ट 2 में सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट है। पार्ट 2 रिलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये बता देता हूं, 18 नहीं बता सकता, पर पार्ट 2 में, जो हमारे स्टडी मैट के अंदर ही यही डिफाइन है कि पार्ट 2 के अंदर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर है। पार्ट 2 एग्रीकल्चर रिलेट करता है, बाकी सारी एम्प्लॉयमेंट इसमें आई पार्ट 1 में। तो पार्ट 1, इट वाज रियलाइज्ड दैट, ये रियलाइज्ड हुआ कि दैट इट विल बी नेसेसरी टू फिक्स द मिनिमम वेजेस in many more employment to be identify course of the item। अभी तो दोस्तों 18 एंट्री है, और बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार और भी होनी चाहिए थी इसके अंदर, ऐड और भी ऐड होनी चाहिए। ये रियलाइज हो रहा है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, नए नए काम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एंट्रीज भी बढ़ती चली जानी चाहिए। अकॉर्डिंगली इसके ध्यान में रखते हुए कि ये रियलाइज हुआ कि और बढ़नी चाहिए, नेसेसरी है कि भाई एक मिनिमम वेजेस फिक्स करना चाहिए। मैनी मोर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट, अभी तो कितनी एम्प्लॉयमेंट में? सिर्फ 19, 18 है, और पार्ट 2 में कितनी है? एक। तो पार्ट 2 की एक क्या होगी? एग्रीकल्चर। 18 नहीं पूछेगा आपसे, पार्ट 2 वाली पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर, 18 वाली नहीं पूछेगा, पक्की बात है, गारंटी। 18 वाली नहीं पूछेगा, क्योंकि एक्ट के अंदर, हमारे स्टडी मैट के अंदर खुद नहीं है, तो क्या पूछेगा आपसे? तो फिक्स मिनिमम। तो ये रियलाइज हुआ दोस्तों, क्या शेड्यूल क्या है? पहले देखो, ये समझ में आएगा। शेड्यूल के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 एंट्री, मतलब 18 एंट्री का मतलब क्या? 18 एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, जहां पर काम होगा तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। अब इसका मतलब सेक्शन 2G ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। शेड्यूल मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो एम्प्लॉयमेंट लिखी गई है, स्पेसिफाई करी गई है, और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ वर्किंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सच एम्प्लॉयमेंट। किसी भी प्रोसेस को बोला, एम्प्लॉयमेंट में किसी एम्प्लॉयमेंट लिखी गई है या स्पेसिफाई एम्प्लॉयमेंट बता रखा है, या किसी भी प्रोसेस या ब्रांच ऑफ द वर्किंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सच एम्प्लॉयमेंट, उसकी ब्रांच बताई गई है। वो सारी चीज
सारी चीज को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयमेंट जो स्पेसिफाई करी है शेड्यूल के अंदर, कोई भी प्रोसेस या ब्रांच ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट की कोई ब्रांच है, वो ब्रांच को भी क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। शेड्यूल में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 एंट्री है, मतलब 18 एम्प्लॉयमेंट है। पार्ट 2 के अंदर ये चेंज होती रहती है, अमेंडमेंट आती रहती है इसके अंदर, जैसे जैसे अमेंडमेंट आएगी मैं बताते चले जाऊंगा आपको, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर सर क्या है? पार्ट 2 के अंदर सर आपके पास एक एंट्री है जिसके अंदर लिखा गया है सिर्फ एग्रीकल्चर। इट वाज रियलाइज, हमें रियलाइज हुआ कि देखो और भी, अभी तो 19 ही है, पार्ट 1 में 18 और पार्ट 2 में एक 19 ही है, तो 19 में अभी एम्प्लॉयमेंट सेट करिए, फिक्स कर दी वेजेस, क्योंकि इन एम्प्लॉयमेंट 19 में ही वेजेस फिक्स है। कितनी वेजेस फिक्स है वो आगे आएंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात। वेजेस कितने में फिक्स है? सिर्फ 18 एम्प्लॉयमेंट में फिक्स है, उसके अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है। पर बाकी ये रियलाइज हुआ कि और भी एम्प्लॉयमेंट लाओ जिसके अंदर फिक्स करो वेजेस को, एनालाइज करा। अकॉर्डिंगली इसके ध्यान में रखते हुए पावर आर गिवन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि तुम अगर चाहो ना तो इसमें और एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? अभी बताया, सेंट्रल भी स्टेट भी। सेंट्रल किस केस में? स्टेट किस केस में? टू ऐड एम्प्लॉयमेंट टू शेड्यूल बाय द फ्लोइंग प्रोसीजर, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेक्शन 21 में प्रोसीजर लिखा, उस प्रोसीजर के फॉलो करते तक आप क्या कर सकते हो? और एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो कि इस एम्प्लॉयमेंट में वेजेस फिक्स होनी चाहिए, वो कर दो। As the result, the state government and the central government have made several additions to schedule and it differ from state to state. मैंने कहा था ना, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। क्या एक स्टेट में अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, दूसरे स्टेट में अलग हो सकती है। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। क्या क्या पढ़ लोगे सर आप? समझ में आ रहा है? बट जो भी जिसमें भी एडिशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के मिलकर होगा, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टेट स्टेट कुछ भी डाल दी, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर एडिशन कर सकते हैं। अलग अलग ये स्टेट अलग अलग, देखो सेंट्रल तो मेन है, रूलिंग पार्टी, वो हर एक स्टेट के पास जाएगा, हर स्टेट के पास जाएगा, उनके सब बात करेगा और ऐड करता चले जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी नहीं जाएंगे भाई, मोदी जी जाएंगे, वो एक ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बात करेगा, ठीक है। कहीं मोदी जी जा रहे हैं, ये रह गया होगा। तो पार्ट 2 के अंदर क्या है? तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है दोस्तों? वो एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट के लास्ट में एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर शेड्यूल 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 एम्प्लॉयमेंट लिखी गई है, पार्ट 2 के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और पार्ट 1 में 18 एम्प्लॉयमेंट को हमने याद नहीं करना, हमें रियलाइज हुआ और भी मेनी मोर एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये पावर दे दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? सेंट्रल स्टेट दोनों। बट सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का जो सेक्शन 21 है उसके प्रोसीजर फॉलो करते हुए ऐड करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऐड कर सकते हैं। ये जो भी ऐड करेंगे एम्प्लॉयमेंट, ये स्टेट स्टेट डिफर करेगा। दोस्तों ये था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। दोस्तों यहां पर था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। और यहां पर मैंने अभी आपको कितनी चीजें बताई है? 1 2 3 4 5 6 चीजें बताई है। अब मेरे को 2 चीज लगी, एक एम्प्लॉयर और एक वेजेस, बस, और एक एम्प्लॉय। 3 चीज लग गई है सर। ये 3 चीज मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको, और अगली क्लास में आपको शेड्यूल भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि शेड्यूल के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी लिखी गई है। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं और इंपॉर्टेंट नहीं। एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है कौन कौन से पर्सन को एम्प्लॉय कहेंगे। वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना है ना। एम्प्लॉय की डेफिनेशन एम्प्लॉय की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना है। जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये जैसे मैंने लिखवाया वैसी वैसी कॉपी कर देना, 100% नंबर आएंगे आपके, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक्ट की लैंग्वेज लिखी है उसके अंदर, और मैंने सिंपल तरीके से आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। छोटा लेक्चर था मुझे पता है, क्योंकि बाकी मैं इतना बता दूंगा आपको तो सर ये बाकी की बात बताना चालू करा तो बहुत बड़ा है। ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन बड़ी है सारी। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन लिखना नहीं चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लिखोगे तो वेल एंड गुड है, एक बार हाथ से लिख दोगे, एक बार माइंड में रहेगा तो सही। तो मैं कहता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के अंदर वो सारी चीजें लिखो, सारी चीजें लिखो, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो। जो मैंने पढ़ाया वो सब लिख लो मेरे भाई, एक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, और जब नोट्स प्रिपेयर होंगे तो रिविजन करने में हेल्प रहती है। ठीक है, तो जो बच्चा लिखेगा उसके लिए बेनिफिट है, कुछ जितना जो लो को लिखेगा उतना आपको आता रहेगा, ये तो गारंटी है। लो को कम लिखेगा कम आएगा, ज्यादा लिखेगा ज्यादा आएगा। तो क्रिया करें, लिखो, अभी टाइम है, लिखना चालू करो। ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, 1 घंटे में लिख लोगे। ठीक है, 1 घंटे मुझे पता है आराम से लिख लोगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और वेजेस की डेफिनेशन सीखनी है। ठीक है, और मैं आपको कुछ अगर मेरे को हुआ तो मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा कि 18 एंट्री के अंदर शेड्यूल कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट लिखे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।